Hello everyone, welcome back to my channel. So I am Shreya and I am back with the fourth part of the French Revolution. तो गाइस पिछले 3 वीडियोस में हमने पढ़ा था कि कैसे रिवॉल्ट, कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, क्या क्या उसने चेंजेस किए, और अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो किस तरीके से थी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वुमेन की कंडीशन क्या थी। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द वुमेन्स वर क्लासिफाइड एज पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन क्या था? पैसिव सिटीजन वो लोग थे जिनमें पुअर मैन, वुमेन और चिल्ड्रन आते थे। ठीक है, इन लोगों को जो है वो राइट टू वोट नहीं था। ये थी बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंडीशन ऑफ वुमेन। और उनका जो काम था वो मतलब ड्रेस मेकर थे या फिर सर्वेंट थे या फिर मेड थे, और जो भी उन्हें वेजेस मिलती थी वो जो मेंस हैं उनके कंपैरिजन में उनकी वेजेस क्या होती थी? कम होती थी। और पहले की वुमेन जो थी वो लोग एजुकेटेड नहीं थी, और साथ ही साथ उन्हें कोई भी जॉब या फिर ट्रेनिंग का कोई भी राइट नहीं था। बट जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद से जो भी चेंजेस आए फ्रेंच सोसाइटी में वो कुछ इस तरीके से थी कि वुमेन्स को बहुत से तरह के राइट्स मिल गए, जैसे कि राइट टू ट्रेंड टू जॉब्स, यानी कि वो लोग जॉब भी कर सकते थे। साथ ही साथ अगर कोई भी जॉब के लिए उन्हें ट्रेनिंग चाहिए तो उसके लिए भी उनके पास राइट था। Then they had the right to education, they had the right to divorce, and they had the right to marry according to their wishes. तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे चेंजेस आए वुमेन सोसाइटी में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया उसके बाद से। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि रीन ऑफ टेरर क्या होता है। तो देखिए, जो 1973 और जो 1793 और 1794 का जो पीरियड था, ऐसा जो ड्यूरेशन था उसे रीन ऑफ टेरर कहा जाता था। ये जो है एक तरह से वॉयलेंस का पीरियड था। इस पीरियड में वॉयलेंस किया गया, यानी कि रिवॉल्यूशन के बाद से भी चेन ऑफ रिवॉल्यूशंस जो हैं वो फ्रांस में होने लगे, ताकि जो फ्रांस में जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं वो चेंजेस उसमें ला सकें। तो इन दिस पीरियड मैक्समिलियन फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। इट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि ये रीन ऑफ टेरर के वक्त मैक्समिलियन जो थे वो फ्रांस के ही रहने वाले थे। उन्होंने एक पॉलिसी को फॉलो किया, वो पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन। अब ये पॉलिसी क्या कहती है, देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड हु क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ पैनिक। इस पॉलिसी के थ्रू जो भी लोग ज़्यादा विरोध या फिर जो भी लोग सोसाइटी में पैनिक क्रिएट करते हैं, वॉयलेंस क्रिएट करते हैं, उनको सीधा मार डाला जाता था, किल कर दिया जाता था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, नेपोलियन बोनापार्टे। तो नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में हम लोग देखेंगे। आप इनकी फिगर को देख सकते हैं, ये हैं नेपोलियन बोनापार्टे। ये 1804 में फ्रांस के किंग बने। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये एक बहुत ही बड़े ग्रेट कन्क्वेरर थे, यानी कि विजेता थे, एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑर्गेनाइजर ऑल्सो। सेकेंडली जो है, ही वॉज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट काउंसिल ऑफ डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी के फर्स्ट काउंसिल के मेंबर थे। अब ये डायरेक्टरी क्या था, इसका ये बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा और जान लेते हैं नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में। तो जब डायरेक्टरी जो था वो अनपॉपुलर हो गया फ्रांस में, तो उन्होंने इसे छोड़ दिया, यानी कि डायरेक्टरी को छोड़ दिया, और फिर उन्होंने अपने आप को फ्रांस के एम्परर के तौर पे डिक्लेयर कर दिया 1804 में। ठीक है, उनके जो भी अचीवमेंट थी, जो भी रिफॉर्म्स थे, जो भी उन्होंने काम किया था, वो सब उसे एक नाम दे दिया गया था। वो नाम था नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, वो जब आए थे फ्रांस में, जब वो एम्परर अपने आप को घोषित कर दिए, तो फिर उन्होंने बहुत से तरह तरह के रिफॉर्म्स किए, बहुत से तरह तरह के एक्ट्स लाए, नए नए रूल्स लाए। तो वो क्या क्या थे, वो ऐसे थे कि उन्होंने पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने का सोचा और किया भी।
और उन्होंने एक क्लासलेस सोसाइटी जो है इस्टेब्लिश की, यानी कि वहाँ पे कोई भी क्लासेस में कोई नहीं डिवाइड होगा। जैसे रिवॉल्यूशन से पहले जो था वो फ्रांस 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। यह हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हो। ओके, तो जब रिवॉल्यूशन के बाद जो रिफॉर्म्स इन्होंने किए नेपोलियन बोनापार्टे ने, उन्होंने क्लासलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश की, यानी कि किसी भी तरीके का क्लास जो है वो नहीं मान्य रखेगा। उनके हिसाब से हर एक जो इंसान है वो लॉ के सामने इक्वल रहेगा। ठीक है, उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम की पॉलिसी को भी फॉलो किया, यानी कि उन्होंने सबको धार्मिक अधिकार भी दिया। और उन्होंने फ्रांस के हर एक इंसान के लिए, हर एक सिटीज़न के लिए उन्होंने एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया, यानी कि एक ऐसा लॉ बनाया जो कि हर एक इंसान के ऊपर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, और भी उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, आप लोग देख सकते हो। उन्होंने नंबर ऑफ़ करेंसी भी जो है वो रिड्यूस कर दी, यानी कि बहुत से तरह तरह के मुद्राएं वहाँ पे चलती थी फ्रांस में। 30 मुद्राएं चलती थी फ्रांस में, तो उन्होंने इसे रिड्यूस करके 2 मुद्राएं बना दी। ठीक है, और देखते हैं, ही ऑल्सो इम्प्रूव ट्रांसफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। उन्होंने बहुत सी कुछ चीज़ों को इम्प्रूव किया, उसमें से कम्युनिकेशन सिस्टम और भी ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, इस तरीके के बहुत से सिस्टम्स में उन्होंने अपना योगदान दिया और बहुत ही अच्छे से इसे मेंटेन किया। अब ये डायरेक्टरी क्या है, हमने पहले पढ़ा है अभी कि डायरेक्टरी के फर्स्ट काउंसिल के मेंबर नेपोलियन बोनापार्टे थे। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी है क्या, और ये डायरेक्टरी जो है वो फ्रांस में अनपॉपुलर क्यों हो गई। तो द नेशनल कन्वेंशन फ्रेम्ड द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, दिस वाज कॉल्ड डायरेक्टरी। यानी कि जो नेशनल असेंबली थी, जिसने भी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था गवर्नमेंट की, उससे नेशनल कन्वेंशन कहते हैं। हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ ना, तो इससे ही डायरेक्टरी का नाम दे दिया गया। ठीक है, जो द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट वॉज रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ 5 मेंबर्स हु वर कॉल्ड डायरेक्टर्स। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर थी स्टेट की, वो जो है 5 मेंबर्स के हाथों में थी, जिन्हें कि डायरेक्टर्स का नाम दिया गया, जिन्हें डायरेक्टर्स कहा गया। अब ये जो डायरेक्टर्स थे, इन्होंने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 1795 में, यानी कि 1795 से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सबके ऊपर लागू हो गया, हर एक सिटीज़न के ऊपर। नाउ डायरेक्टर्स क्लैश विथ ईच अदर एंड विद द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने एक दूसरे से जो है मतलब भेदभाव करना शुरू कर दिया, या फिर उनसे लड़ झगड़ने लगे। तो उसके बाद से उन्होंने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनके मेंबर्स के साथ भी क्लैश किया, यानी कि झगड़ा किया, डिस्प्यूट किया आप कह सकते हो। और भी क्या था कि ये जो डायरेक्टर्स थे ये वीक थे, इमोरल थे और करप्शन भी करते थे, करप्ट भी थे। ठीक है, दे डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेंच पीपल। ये फ्रेंच पीपल की जो प्रॉब्लम्स थे वो भी सॉल्व नहीं किए। और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि जो पॉलिटिकल अनिस्थिरता, यानी कि जो द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी गिव अ वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर अंडर नेपोलियन बोनापार्टे इन 1799। यानी कि ये जो अनिस्थिरता थी पॉलिटिक्स की, कह सकते हैं हम, कि यहाँ पे हम लोग अभी देखे हैं कि जो डायरेक्टर्स थे वो एक दूसरे से लड़ाई करते थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी उनकी झड़प होती रहती थी। तो ये जो चीज़ें हो रही थी, इसके वजह से उन लोगों में अच्छा व्यवहार न रहने के कारण मिलिट्री डिक्टेटरशिप फ्रांस में स्टार्ट हो गई नेपोलियन बोनापार्टे के अंडर में 1799 से। ठीक है, तो जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो चैप्टर था वो इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर में इतना ही था। होप दैट यू ऑल हैड अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, एंड आई वुड
always be there for you. Till then, take care. Bye bye.